आज है तारीख 18 अप्रैल 2020 और HDFC बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं दोस्तों। उसमें क्या आया है, क्या हो सकते हैं आने वाले समय के लेवल्स और टारगेट्स, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई हम लोग देख लेते हैं कि भाई रिजल्ट्स किस प्रकार के आए हैं। टोटल इनकम आई है, आप देख सकते हैं 35,91763 इन लैक्स, ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 3120,446 और जो कि पिछले क्वार्टर में दैट इज दिसंबर 2019 के क्वार्टर में था 360। तो ऑलमोस्ट फ्लैट है टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें, एक्सपेंडिचर के बारे में अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, बल्कि थोड़ा सा कम हुआ है। कुछ भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर हम लोग बात करें एनपीएस के बारे में तो एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली अगर आप बात करें बैंक्स के बारे में, क्योंकि बैंक का एसेट ही है एनपीए, और वही खराब हो गया तो भाई सारी कहानी गड़बड़ है। तो हम लोग पाते हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 134,2725 के कंपैरिजन में एनपीएस का जो एनपीएस का रेशो है उसमें इंप्रूवमेंट है, मतलब एनपीए कम हुए हैं 1264997 एज अगेंस्ट पिछले साल के इसी क्वार्टर में दोस्तों उसमें थे 1122416। सो दोस्तों उसमें उसके कंपैरिजन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा एसेट इंप्रूव हुआ है, एसेट इंप्रूवमेंट सामने सामने दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में था 7,41,000 और जो कि अब की बार आया है 6,92,000। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन के बारे में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन से प्रॉफिट बढ़ करके आया है। तो भाई अगर हम लोग बात करें इसके कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में, जो कि ये हैं, अभी हम लोग ने बात करी थी इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स के बारे में, तो कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स में आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज 13.3, जो कि अगर हम लोग बात करें बेसिक ईपीएस के बारे में तो वो आई है 13.3, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 14। मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा इनकम अर्निंग कम हुआ है, तो अर्निंग कम होगा तो अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगा। अर्निंग ईपीएस क्या होता है? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही है, तो अर्निंग अगर कम हुई है तो ईपीएस भी गिर जाएगा। तो ईपीएस देख सकते हैं 13.3 है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 14, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर में था 11.6, उससे बढ़ोतरी है। तो वाई परफॉर्मेंस सुधरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली सा हल्का सा गिरा है। ओवरऑल इट इज काइंड ऑफ फ्लैट, लेकिन ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो ज्यादा गिरा भी नहीं है, लेकिन स्टॉक जिस हिसाब से गिर चुका है उसके हिसाब से रिजल्ट्स आर बेटर। लेकिन मेरा फिर से वही मानना है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो ये स्लो डाउन, जो ये लॉकडाउन, ये सब हुआ है, ये 31 मार्च के बाद इसका इफेक्ट नजर आएगा। तो कृपया करके ये मत समझ लीजिएगा कि ये रिजल्ट है लॉकडाउन के बाद का। लॉकडाउन के बाद का रिजल्ट आपको Q1 के दैट इज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही नजर आएगा। तो इस क्वार्टर में आप ये मत समझ लीजिएगा कि लॉकडाउन पूरा फैक्टर इन हो गया है। तो फाइनल नजर डाल लेते हैं एचडीएफसी बैंक की न्यूज रिलीज पे। भाई इन्होंने न्यूज रिलीज क्या पब्लिश करी है, उसमें उन्होंने बताया है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में बैंक का जो नेट रेवेन्यू है वो बढ़ा है 18.2%। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुई है टू 15,204 एज अगेंस्ट 13,089, तो उसमें ग्रोथ है। एडवांसेस में 21.3%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया है 4.3, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्दी है। अदर इनकम के बारे में बात करें तो वो 28.4% बढ़ी है, और बाकी हर एक पैरामीटर में आपको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च। भाई मेरे तो पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मुझे तो भाई ये स्टॉक बहुत पसंद है। अगर हम लोग बात करें इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट टू इनकम रेशियो फॉर द क्वार्टर वाज 39%, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। 39% कॉस्ट है और इनकम हो रही है, उसके रेशियो में आप देखेंगे तो फिर इनकम ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। तो दिस इज द एफिशिएंसी। अगर हम लोग बात करें जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 39.6 थी, तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें प्रोविजनिंग और कंटिजेंसी के बारे में तो प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च वर 3784.5 और एज अगेंस्ट 18,892 करोड़, जो कि था क्वार्टर एंडिंग मार्च में 1430 एंड जनरल प्रोविजनिंग फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च। तो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1430
और अब की बार आया 374, तो प्रोविजनिंग बढ़ी है। भाई आपके सामने है, जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो आया 9174 करोड़ आफ्टर प्रोविजनिंग ऑफ 2246 करोड़ फॉर टैक्सेशन, प्रोवाइडिंग 2246 फॉर टैक्सेशन। तो ओवरऑल 17.7% इंक्रीज है ओवर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2019। तो पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल 6927 था, आपकी बार आया 9174 और बढ़ोतरी है ऑलमोस्ट 18% की। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी आपके सामने दिख रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं भाई एसेट क्वालिटी पे। इससे पहले कि हम लोग मूव करें इसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट के बाद इसके प्राइसेस और इसकी कॉस्ट और इसके क्या लेवल्स टारगेट्स होंगे उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले ग्रॉस एनपीए को देखते हैं। वो आए हैं 1.26%, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.4 थे, तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब एनपीए कम हुआ है एज अगेंस्ट मार्च 2019 उसमें था 1.36। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये है वाई। तो हर फ्रंट पे उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, स्पेशली ऑन एसेट क्वालिटी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही शानदार हैं। और मेरा मानना है दोस्तों इस चक्कर में हो सकता है कि कल इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी भी दिखाई पड़े, क्योंकि इसकी जो सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने भी बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिखाया है। कंसोलिडेटेड एडवांसेस ग्रू बाय 20.1%, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। दी बैंक होल्ड्स 95.3% स्टेक इन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका कि आईपीओ भी हो सकता है इस साल आए। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए ला करके आपको सामने पुट अक्रॉस करने की कोशिश करी है। और हम लोग बात करते हैं भाई कि इसके क्या आ सकते हैं लेवल्स और टारगेट्स। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज का जो डेली का Q&A के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको इसमें नहीं डालने। प्लीज़ डू नॉट ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। इसके बाद में एक बहुत ही शानदार वीडियो आएगा दोस्तों विक्स पे, कि विक्स को कैसे यूटिलाइज करें प्रॉफिट जनरेट करने में। विक्स क्या होता है, विक्स का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे उसको ट्रेडिंग में यूज किया जा सकता है, उसको समझेंगे। इसमें डेली के Q&A के क्वेश्चन इसमें मत डालिएगा प्लीज। तो भाई आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लस अगर आप हमसे इफ यू वांट टू बी मोर क्लोजर, यू वांट टू गेट इवन मोर क्लोजर, कंसीडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। तो भाई हम लोग देख लेते हैं भाई एचडीएफसी बैंक का क्या है हिसाब किताब, आपको मालूम होना चाहिए। ऑलमोस्ट 750 के लेवल पे मैंने बताया था इसको आप खरीद सकते हैं टू प्रॉब्लम माई डायमंड मेंबर्स। तो आप समझ सकते हैं 750 से 738 भी चला गया था ये, और दोस्तों उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अभी कहाँ जा सकता है, अभी आप देखिए इसकी वैल्यूएशन इंडस्ट्री की पी है 28 और आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट लेस देन 20। सो यू टेल मी आप क्या खरीदेंगे। अगर आपको इतना ज़बरदस्त बैंक, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको अगर सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है तो व्हाट विल यू बाय। इवन इफ यहाँ से अगर गिरता है तो हम और ले लेंगे। व्हाट इज दी प्रॉब्लम, व्हाट इज दी पैनिक। अगर डिविडेंड यील्ड है देखते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% मुझे पसंद है। इट इज़ ऑलमोस्ट हगिंग दैट 1% लेवल। हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बैंक के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग कैन नॉट बी 80%। ओके, तो उसको रिड्यूस करना होता है, तो उस हिसाब से बैंक की प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, FIIs का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो ये जो होल्डिंग्स हैं ये हो सकता है अभी पिछले कुछ दिनों में चेंज हुई हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा से FIIs का खरीदना बेचना चल रहा है। तो ये मार्च की डिटेल्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। FIIs के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने कुछ होल्डिंग को काटा है इन मार्च क्वार्टर। इस कारण स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी आई थी। एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 6% टूट चुका है, जबकि सेंसेक्स ऊपर है। तो अब ये नहीं कह सकते कि स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। एक साल में 21% के डिस्काउंट में मिल रहा है, बताओ 21% के डिस्काउंट में HDFC बैंक जैसा स्टॉक। तो बताइए क्या प्रॉब्लम आपको लेने में। अगर हम लोग बात करें एक साल की, सेंसेक्स गिरा है 20%, HDFC उससे भी ज़्यादा आपको गिरावट पे मिल रहा है। 3 साल में 27% के शानदार रिटर्न्स, सेक्टर से डबल और सेंसेक्स से 4 टाइम्स, 7 4 28, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 टाइम्स। अब बताइए आप अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, तो उसमें आप किस में इन्वेस्ट करेंगे। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल ही ले लो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इस तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर आप बात करें इसकी अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस की दोस्तों, ये होता है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए, पूरा सब कुछ अच्छे से समझा हुआ है, समझ लीजिए।
अब इसमें आप देखेंगे बहुत ही स्मार्ट एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन का अगर आप नहीं जानते कॉन्सेप्ट तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, जस्ट गो एंड हैव अ लुक। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ये यहाँ से ऊपर जा सकता है और फिर यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई यहाँ से अगर टूटा तो नीचे जा सकता है और ये सपोर्ट पे आ सकता है, और अगर नहीं टूटा तो भाई ये तो ऊपर जाएगा, है कि नहीं। अगर टूटेगा तो ये है इसके सपोर्ट लेवल क्या है, ऑलमोस्ट 820 के आसपास। तो इस प्रकार से आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। उसके सेकंड सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट क्लोज टू 750 के आसपास। तो ये चीज़ें मुझे तो भाई देखो अब मैं ऐसे फ्री हैंड बना देता हूँ, आप चाहें तो उसको ट्रेंड लाइन वगैरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। RSI ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा भाई, अगर आपको इतना टाइम शेयर मार्केट में लगाओगे ये सब ऐसे ही बनने लगेंगे, आपको मुझे देखना भी नहीं पड़ता है। RSI आप देख सकते हैं दोस्तों, RSI भी स्ट्रॉन्ग हो चली है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, एटलीस्ट फॉल नहीं हो रही है। तो स्टॉक बिल्कुल सही प्राइस वैल्यूएशन पे मिल रहा है मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर कल ये थोड़ा ऊपर नीचे स्पेकुलेशन में अगर 850 के नीचे आ जाता है तो मेरे हिसाब से कुछ क्वांटिटी ऐड करना तो बनता है। अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम, मनी फ्लो इंडेक्स, MACD बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, जाके देखिए। और भाई ये इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। इफ़ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर इन नेक्स्ट डिकेड प्लीज इन्वेस्ट राइट नाउ। ये सारे के सारे चार्ट में ज़ीरोधा में देखता हूँ, अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, 0 चार्जेस पड़ते हैं डिलीवरी के अगर आपको खोलना है अकाउंट। अदरवाइज if you are wanting to remain happy with your, then you can always remain happy. Now coming on to the trend line, इसमें आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर इसने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे तोड़ी तो नीचे आएगा, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों इसमें कुछ खास इतने खराब रिजल्ट नहीं है कि ये वीक हो जाए। लेकिन अगर वीक होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या करना है, क्योंकि MACD ऑलरेडी बहुत दिनों पहले ही बोल चुका है कि इसको बाय कर लो। यहाँ पर जिसने बाय किया है ठीक है, जिसने नहीं किया है तो दे कैन वेट, दे कैन स्टिल वेट। ये मूविंग एवरेज में ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। रेड वाली लाइन इज 50 डे मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन शोइंग यू 100 है, ब्लू लाइन शोइंग यू 200 डे मूविंग एवरेज। तो आप बताइए भाई अभी ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन पे है, तो अगर इसने 930 935 को तोड़ा तो ये जाएगा 1000 के ऊपर, 1015 1020 के आसपास। और अगर इसने ये नहीं तोड़ा तो ये फिर से वापस आ जाएगा 820 के लेवल पे। अगर हम लोग बात करें इसके NSE की में क्या ट्रेडिंग हुई है, तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है करीब 2 करोड़ 80 लाख शेयर, बम्पर। 17 अप्रैल का डाटा है और आप देख सकते हैं 48.25% की डिलीवरी भी हुई है। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको समझ में सिर्फ एक चीज़ आती है कि लोगों ने इसमें क्वार्टर रिजल्ट से पहले ज़बरदस्त खरीदारी करी है। मेरा मानना है दोस्तों अगर आपको ये स्टॉक मिलता है अराउंड 850 to 900 के बीच में, थोड़ा सा क्वांटिटी उठाने में कोई भी हर्ज नहीं है, यू कैन बाय दिस। मेरे साथ दोस्तों वेरी नाइस स्टॉक, वेरी नाइस रिजल्ट्स।